देखो, अगर हम रिसेंट टाइम्स में इंडिया के किसी सबसे बड़े सुपरस्टार की डाउनफॉल की बात करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आएगा ना, वो होगा शाहरुख खान का। आफ्टर 2014 जब उनकी हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी, उसके बाद दिलवाले आई, फैन आई, रईस आई, जब हैरी मेट से चलो जीरो आई, जो कि इधर सेमी हिट्स, एवरेज, फ्लॉप या डिजास्टर रहे थे। और फिर 4 साल के लंबे गैप के बाद उन्होंने फाइनली 2023 में 3 मूवी से कमबैक किया, पठान, जवान एंड डंकी। और चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी और इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार को जानते हैं जिनका भी डाउनफॉल काफी लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन वो लोगों ने बहुत ज्यादा नोटिस तो नहीं किया है, तो कुछ लोगों को लगेगा अक्षय कुमार, जिनकी रिसेंट बहुत सारी फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर रही थी। बट नो, द आंसर इज सलमान खान। जी हाँ, उनकी लास्ट फिल्म जिसने बहुत अच्छा सलमान खान के स्टारडम के अकॉर्डिंग कलेक्शन निकाला था, वो थी 2017 की टाइगर जिंदा है। और उसके बाद उनकी आई रेस 3, जो कि एवरेज थी, भारत सेमी हिट, दबंग 3 फ्लॉप टू एवरेज, अंतिम फ्लॉप। और अगर रिसेंट थिएटर रिलीजेस की बात करें तो किसी का भाई किसी की जान, अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट और बहुत ही अंडरवेलमिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और टाइगर 3 से तो बहुत ज़्यादा होप थी, बट उसने वर्ल्ड वाइड केवल 466 करोड़ का कलेक्शन निकाला, जबकि उसका बजट ह्यूज 300 करोड़ था, वो भी रिपोर्टेड। सुनाओ, अगर गौर किया जाए तो इस साल को जोड़कर टोटल 7 साल का वक्त बीत जाएगा सलमान खान को एक डिसेंट हिट दिए हुए। पर अब बात ये आती है ना कि सलमान खान, जिनका स्टारडम यहाँ हुआ करता था एक टाइम पे, वो अचानक से इतने डाउनफॉल पे कैसे आ गया। जहाँ एक टाइम पे हमें बजरंगी भाईजान, सुल्तान जैसी मूवीज देखने को मिलती थी, अब हमें राधे और किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवीज देखने को मिल रही है। और उसके बाद भी जब सलमान खान अपने यूजुअल एक्शन रोल में वापस आ रहे थे टाइगर 3 के साथ, उसके बावजूद भी उस फिल्म में अच्छा रिएक्शन क्यों नहीं निकाला, जबकि एक्शन मूवीज एंड सलमान खान एक बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। बट हियर वी आर इन 2024 स्टिल वेटिंग अ कमबैक ऑफ भाईजान। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऐसे कुछ पॉइंट्स को जिसकी वजह से ये जो डाउनफॉल हम देख रहे हैं सलमान खान का, वो उनका इमेंस स्टारडम होने के बावजूद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, द सलमान खान इफेक्ट। रेमो डिसूजा, प्रभु देवा, फरहाद सामजी, ये नाम उन 3 डायरेक्टर्स के हैं जिन्होंने रिसेंटली सलमान खान के साथ उनकी फिल्मों में काम किया था एज ए डायरेक्टर। एंड व्हेन यू आर डायरेक्टिंग अ सलमान खान मूवी, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर डायरेक्टर निभा नहीं पाता है। देखो, सलमान खान उन लीगो सुपरस्टार्स में आते हैं जिनकी फिल्म उनके फैंस सलमान खान को किसी और कैरेक्टर को प्ले करते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि सलमान खान को बीइंग सलमान खान ऑन द बिग स्क्रीन इस मूवमेंट को जीने के लिए आते हैं। और इसलिए आपको उनकी मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज जैसे किक, रेडी, दबंग, वांटेड एंड इवन बजरंगी भाईजान, उसमें आपको थोड़े देर के लिए सही, लेकिन हमें एक ब्रीफ मूवमेंट दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि इस मूवी में इस बात को इग्नोर नहीं किया गया कि सलमान खान इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस फिल्म। फिर चाहे वो उनकी प्रीवियस मूवीज के ब्रीफ रेफरेंसेस से हो, या फिर उनके आइकॉनिक शर्ट फाड़कर बॉडी को फ्लेक्स करना हो, और यही छोटी छोटी चीजें उनकी फिल्मों का एक ट्रेंड सेटर बन जाती है। एंड व्हेनेवर आवर डायरेक्टर फॉरगेट्स दिस और अंडर यूटिलाइज दिस फैक्टर, उस मूवी का रिसेप्शन फ्रॉम द फैंस कुछ खास नहीं रहता है। लाइक आप एग्जांपल के लिए भारत को ही देख लो, which was his best film in recent 4 or 5 years. Still, nobody talks about it. Point number 2, not working with कबीर खान again. देखो, अगर ट्यूबलाइट को हटा दिया जाए ना, तो एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान, ये दोनों मूवी सलमान खान की टॉप बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस वाली मूवीज की लिस्ट में आती है। और भले कोई कुछ भी बोले, एक था टाइगर इज स्टिल द बेस्ट स्पाई थ्रिलर फिल्म इन दी होल YRF स्पाई यूनिवर्स। एंड व्हाट टू से अबाउट बजरंगी भाईजान। लेकिन जब ट्यूबलाइट रिलीज हुई और जैसे लोगों के रिएक्शन निकल के आए, उसे देखा तो लग रहा था कि अब कुछ चीजें फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पहले जैसे नहीं रहने वाली सलमान खान और उनके डायरेक्टर कबीर खान के बीच। बट यू नो व्हाट अमेजेस मी कि डिस्पाइट गिविंग पैथेटिक फिल्म्स लाइक दबंग 3, प्रभु देवा ने अगेन राधे में सलमान खान के साथ काम किया था। रीजन कुछ भी हो, बट स्टिल इट वाज अ कंप्लीट शॉक टू मी। और मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर टाइगर 3 को कबीर खान ने अगर डायरेक्ट किया होता ना, तो उस फिल्म की जो ओवरऑल ट्रीटमेंट थी ना, वो काफी बेटर होती। क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए एक था टाइगर को ही देख लो, जहाँ हाँ मैं मानता हूँ कि उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे जो उस फिल्म को एक प्रॉपर स्पाई थ्रिलर फिल्म बनने से रोक रहे थे, लाइक दी लव स्टोरी पार्ट। लेकिन वो वक्त ऐसा था जहाँ पर ये सब चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती थी। एंड इन दी एंड जो प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आया, इट वॉज नॉट लेस देन एनी डिसेंट स्पाई थ्रिलर फिल्म। इसमें सलमान खान की प्रेजेंस को भी एक्नॉलेज किया गया, उस हिसाब से उनकी एंट्री भी रखी गई, फिर लव स्टोरी वाले पार्ट को भी अच्छा खासा टाइम दिया गया, एंड दी एंडिंग इट वॉज जस्ट टू गुड। और ऐसे ही कुछ कारणों के चलते मैं चाहता हूँ कि वापस से सलमान खान अगर हो सके तो कबीर खान के साथ एक और बार काम करे। और अगर बजरंगी भाईजान या फिर सुल्तान जैसी स्क्रिप्ट अभी भी मिल गई सलमान खान को ना, देन आई एम प्रीटी श्योर कि वो फिल्में भी सलमान खान के स्टारडम को ऑन द बॉक्स ऑफिस रिवाइव कर देगी। पॉइंट नंबर 3, टाइगर 3।
देखो मैं सच सच बताता हूँ, मुझे इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि मैंने एक था टाइगर देखी थी, मुझे वो काफ़ी पसंद आई थी। मैंने उसके बाद टाइगर जिंदा है देखी थी, जो कि एक था टाइगर से पोलर अपोजिट थी अपने एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर और सलमान खान को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है ऑन द स्क्रीन एज अ स्पाई, उस चीज़ को लेकर। स्टिल इट वर्क क्योंकि वो फिल्म कुछ और बनने की कोशिश ही नहीं करी थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे एक था टाइगर की तरह लोगों के सामने एक स्पाई थ्रिलर फिल्म निकल कर सामने आना है। उस फिल्म से अली अब्बास जफर यानी डायरेक्टर साहब का विजन क्लियर था कि उन्हें सलमान खान को ऑन द ग्रैंडेस्ट स्केल एवर पे पोर्ट्रे करना है और उन्होंने उस फिल्म से वो अचीव किया था एंड हेंस इट वर्कड। बट जानते हो टाइगर 3 में दिक्कत कहाँ आई? टाइगर 3 वाज ट्राइंग टू बी बोथ। वो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, इन दोनों का मिक्सचर बनने की कोशिश कर रही थी। जहाँ टाइगर 3 में ऐसे सीन्स रखे गए थे जो एक था टाइगर की तरह एक रॉ एजेंट कैसे वर्क करता है उस चीज पे फोकस कर रही थी, और उसी के साथ साथ वो टाइगर जिंदा है की तरह बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्केल पे एक्शन को भी दिखाना चाहती थी। जहाँ हाँ मैं मानता हूँ कि उस फिल्म के एक्शन सेट पीसेस और जिस तरीके से उन्हें कोरियोग्राफ किया गया था वो काफी अच्छा था, बट जो चीजें उन सीन्स को एलिवेट करती या फिर जो इमोशंस उन सीन्स पे और फ्यूल डालती वो इस ओवर स्मार्टनेस के चलते फिल्म में नहीं दिख पा रही थी। एंड हेंस ऐसा शायद ही कोई मोमेंट हुआ होगा जहां लोगों को उस एक्शन से रिलेटेड कुछ लग रहा होगा। जैसे अगर मैं याद करूँ तो टाइगर जिंदा है में वो जो लास्ट का मशीन गन वाला शॉट था ना, वो क्यों उस पॉइंट पे उस फिल्म में आया था, क्यों उस पॉइंट पे उस चीज को करना जरूरी था और किस तरीके से उस सीन के आने से पहले सलमान खान को वर्नरेबल दिखाया गया था। इसकी वजह से ऑडियंस उस सीन में चल रहे इमोशंस को फील कर पा रही थी एंड हेंस इट वर्कड। और टाइगर 3 में यही चीज मिसिंग थी और इसलिए टाइगर 3 एक डिसेंट वन टाइम वॉच रह गई एंड द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव सलमान खान स्टारडम एट द बॉक्स ऑफिस फेल्ड। पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ऑब्वियसली है, नॉट साइनिंग एनी गुड मूवी। देखो जब आप सलमान खान को एक अच्छी फिल्म इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में कैसी फिल्म आती है? सुल्तान, बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप सलमान खान से 12th फेल, सैम बहादुर ऐसी फिल्में एक्सपेक्ट करते हो। वी वॉन्ट टू सी सलमान खान इन फिल्म्स लाइक सलार, KGF और इवन जवान। तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो हो वो ऑन द स्पॉट हो, मतलब हर चीजें बिल्कुल परफेक्ट या नेक्स्ट टू परफेक्ट हो, क्रिटिक्स को बहुत ज्यादा प्लीज करने वाली हो, ऑस्कर वर्दी हो, ऐसी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती सलमान खान की फिल्मों से। सो ऑल सलमान खान टीम हैज टू डू इज टू चूज अ डिसेंट स्क्रिप्ट। अब मैं जान रहा हूँ ये बोलने में बहुत आसान लगता है और ये चीज असल में होती बहुत मुश्किल है, बट यार अगर देखा जाए तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा और लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं कि किस तरीके से उन्हें ऑन स्क्रीन डायरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल के लिए आप अंतिम को ही देख लो, भले वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, स्टिल सलमान खान कैरेक्टर कितना बैडएस था। इट वॉज हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस इन रिसेंट ईयर। अगर वैसी ही कोई फिल्म आ जाए जिसे हल्का सा टोन डाउन कर दिया जाए और थोड़ा कमर्शियलाइज कर दिया जाए, तब ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि इट विल वर्क। इट जस्ट हैज टू बी अ थिएटर मटेरियल। वेल लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि आगे उनकी आने वाली फिल्मों से उन्हें किस तरीके का रिसेप्शन देखने को मिलता है एंड क्या जो एक्सपेक्टेशन हम लेकर चल रहे थे सालों से वो मीटअप हो पाता है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन, सलमान खान रोजगार योजना। फिल्में लाइक दबंग 3, अंतिम या फिर किसी का भाई किसी की जान हो, इन तीनों फिल्मों को देखकर लगता है कि सलमान खान ने इन 3 फिल्मों को दिल से नहीं निभाया था, बल्कि उन्हें कुछ अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के लाइक या फिर क्लोजेस्ट रिश्तेदारों के लाइक बच्चों को लॉन्च करना था या फिर रिश्तेदारों को लॉन्च करना था वापस से, या फिर दोस्ती निभानी थी, उस कारण से बनाई थी। और जब फिल्मों में ऐसी चीज इंक्लूड की जाती है ना तो उन सब मोमेंट्स पे टैलेंट एंड सीरियसनेस वर्क नहीं दिखती है। फॉर एग्जांपल आप किसी का भाई किसी की जान ही देख लो, उस फिल्म में किसी का भी परफॉर्मेंस वर्दी नहीं था। मैं जानता हूँ कि फिल्म के स्क्रिप्ट, उस फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत पूरा था, बट उसके अलावा किसी के भी काम में ऑथेंटिसिटी नहीं थी। हर किसी का काम बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उन्हें सलमान खान की मूवी में काम करने का मौका मिला है, और ये बात उनकी परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर रही थी। एंड एज लॉन्ग एज दिस कंटिन्यूज, इस बात में बहुत भारी डाउट है कि उनकी फिल्मों में कुछ यूनिकनेस रहने वाली है। कि आप एक टाइम पे देखो सलमान खान के को स्टार जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओम पुरी, परेश रावल ऐसे एक्टर्स रहा करते थे, बट अब दोस्ती और रिश्तेदारी निभाने के चलते उन्हें कोई भी पार्ट किसी को भी देना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी वे में एक अच्छे एक्टर नहीं है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, नील ग्रोवर ऐसे किसी भी एक्टर की याद दिला पाए। सो आई गेस अगर ये चीज भी रुक गई तो सलमान खान के सामने से एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हट जाएगा एंड मे बी दिस कुड वर्क इन फेवर फॉर हिम। वेल होप तो यही रहेगी कि उनके आने वाली मूवीज में हमें वापस से फिनोमिनल एक्टर्स देखने को मिले एंड वी कुड सी द लेजेंडरी कमबैक ऑफ सलमान खान। वेल अगेन लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एक वक्त हुआ करता था जब आमिर खान की फिल्म डिस्पाइट नेगेटिव कंट्रोवर्सी, डिस्पाइट नेगेटिव कमेंट्स एंड डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन सबसे ज्यादा कलेक्शन निकाल कर लाती थी, और आमिर खान ही वो सेलिब्रिटी है जिन्होंने बॉलीवुड में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ एंड इवन 350 करोड़ के क्लब का उद्घाटन किया था।
और जब उनकी फिल्म दंगल रिलीज हुई थी ना, अगर उस वक्त डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ना होता तो श्योरली ये फिल्म 400 करोड़ का भी क्लब का उद्घाटन कर ही देती। फिल्म्स लाइक 3 इडियट्स, पीके, दंगल जैसे मेगा ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब जब हम उनकी फिल्मों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, डिजास्टर, देन लाल सिंह चड्ढा, जिससे सभी लोगों को बहुत उम्मीदें थी बट स्टिल इट गॉट फ्लॉप्ड। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि जब एक टाइम पे पूरी इंडस्ट्री इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से बुलाती थी, अब वही सुपरस्टार एक सिंगल हिट डिलीवर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों उनका फेज यहाँ से यहाँ तक आ गया? कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है? और अब लोग उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाते जब एक वक्त पे उनकी फिल्मों के लिए फैमिली ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करती थी? वाई? चलिए जानते हैं इस बारे में आज की इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड फैंस। देखो, जब भी हम शाहरुख खान, सलमान खान या इवन अक्षय कुमार की बात करते हैं तो उनकी मूवी की जो इनिशियल कलेक्शन होती है ना, उसमें उनके फैंस का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए स्टार्टिंग में उनकी फिल्में जो वीकेंड पे भी अच्छा कलेक्शन निकाल लेती है, वो कुछ वक्त बाद जाकर धीरे धीरे थमने लगती है। जिसका एग्जाम्पल हमने सलमान खान की भारत, रेस 3, शाहरुख खान की दिलवाले, फैन, इन सब के साथ देखा है। बट आमिर खान की जो ऑडियंस होती थी ना, वो उनके फैंस तक लिमिटेड नहीं रहती थी, बल्कि उनकी जो एक बड़ी ऑडियंस थी उसमें फैमिली ऑडियंस भी आती है। जैसे अगर बॉलीवुड की बात करो तो एक वक्त था जब लोग आमिर खान की फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड रहते थे और उसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट हुआ करता था वो हुआ करता था फैमिली ऑडियंस का। मतलब लोगों के मन में एक भावना बैठी हुई थी कि अगर आमिर खान कोई फिल्म ला रहे हैं तो वो अच्छी ही होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, सोसाइटी पर उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा, ऐसी ऐसी बातें। बट धीरे धीरे लाइक ड्यू टू पीके कंट्रोवर्सी एंड आफ्टर द मेजर फेलियर ऑफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। और अब ऐसा भी नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा बहुत ज़्यादा घटिया फिल्म थी, नहीं। बट अगर हम उसे आमिर खान के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो यस। और भले लाल सिंह चड्ढा के साथ कितनी भी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी, उसके अलावा जो एक मेजर रीज़न था ये फिल्म फ्लॉप होने का, वो था उसका नॉन रिलेटेबल कैरेक्टर एंड द पुअर राइटिंग, जो इंडियन ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। क्योंकि इस फिल्म को ऑन पेपर कंसिडर करो या फिर उसकी स्क्रिप्ट पढ़ो तो वो हमें क्वालिटी सिनेमा की वाइब देती है, लेकिन जिस तरीके से उसे स्क्रीन पर उतारा गया ना, वो डेफिनेटली बिलो एवरेज था। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज। देखो, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी अभी आमिर खान के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, उसके चलते उनकी जो डिसेंट फिल्में भी है ना, वो भी मेजर फ्लॉप की कैटेगरी में चलती जा रही है। चाहे वो ऐसे स्टेटमेंट्स देना हो, चाहे वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, इन सब चीज़ के इन्वॉल्वमेंट के चलते उनके करियर पे एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते शाहरुख खान, सलमान खान ऐसे एक्टर्स भी कभी नहीं बच पाए हैं। या इवन अक्षय कुमार, जब उन्होंने एक बार क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल फ्लैग को उल्टा पकड़ लिया था, उसके बाद भी उनका ये हाल किया गया था। तो आज के वक्त पे जब एक एक्टर की एक छोटी सी गलती को पकड़कर उसे ब्रूटली ट्रोल कर दिया जाता है, तो ऐसे वैसे बड़े स्टेटमेंट्स और ऐसे प्राइम मिनिस्टर से मिलना जो इंडिया के लिए एक थ्रेट माने जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है ना कि इसका इफेक्ट उनकी फिल्मों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड हेंस इट डिड। पॉइंट नंबर 3, रीमेक। देखो, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब उनकी फिल्म आई थी गजनी, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक थी, स्टिल इट वर्कड। और उसका कारण ये था ना कि भले उस फिल्म की जो बेसिक कोर आइडिया थी वो हॉलीवुड की फिल्म मेमेंटो से उठाई गई थी, लेकिन उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे इंडियन एलिमेंट्स जुड़े गए थे ना, जो इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी। और उसकी हिंदी में रीमेक बनने से पहले उसे साउथ इंडिया में बनाया गया था, जिससे हम ये मान सकते हैं कि उस फिल्म को एज ए टेस्ट ऑडियंस मिल चुकी थी कि हाँ, अगर ये फिल्म बनेगी तो ये चलेगी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के साथ ऐसा कोई केस नहीं था। लाल सिंह चड्ढा भी एक फॉरेन फिल्म थी, फॉरेस्ट गंप, उसकी रीमेक बनाई गई थी, लेकिन उस फिल्म में जितने सारे भी एलिमेंट्स थे ना, चाहे आप वॉर सीक्वेंस ले लो जो वियतनाम में हुआ था, फिर चाहे आप एल्विस प्रेस्ली वाले सीन को कंसिडर कर लो, या जब फॉरेस्ट गंप एक लंबे दौर के लिए दौड़ने के लिए जाता है, आप उसे भी कंसिडर क्यों ना कर लो। अगर उन सब चीज़ों को उठाकर इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया जाएगा तो उस चीज़ को राइटिंग और डायरेक्शन में कन्विंसिंग वे में लाइक ऑडियंस को दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट गंप की फिल्म में देख लीजिए, जब वियतनाम वाला वॉर चल रहा था तो उस वक्त यूएस में सारे सोल्जर्स को कंसिडर किया जा रहा था, फिर चाहे वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो फिर भी। लेकिन जब इस चीज़ को इंडियन आर्मी के साथ जोड़कर दिखाया गया तो इंडियन आर्मी की तरफ से वैसे कोई ऑर्डर नहीं थे कि वी नीड एज मेनी एज पीपल पॉसिबल, फिर चाहे उसके लिए मेंटली चैलेंज्ड, मेंटली अनस्टेबल लोगों को भी क्यों ना कंसिडर किया जाए। लेकिन फिल्म में इस बात को इग्नोर कर दिया गया, जैसे कि ऑडियंस भी इन सब बातों को इग्नोर कर देगी। मेकर्स को तो ऐसा ही लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑडियंस को ये आर्मी में एक मेंटली चैलेंज इंसान का जाना सबसे ज़्यादा वियर्ड बात लगा, एंड हेंस इट बैकफायर्ड। जो भी अल्टीमेटम इस फिल्म का निकला, उससे ना ऑडियंस खुश थी ना क्रिटिक्स। जो फिल्म
आमिर खान की ग्रैंड कमबैक होने वाली थी, उसने उनके करियर को और सेटबैक कर दिया। पॉइंट नंबर 4, नॉट गिविंग एनीथिंग न्यू टू द ऑडियंस। 3 इडियट्स, पीके, तलाश एंड दंगल, इन चारों फिल्मों के जोनर्स को आप कंसीडर करो या फिर इनके सब्जेक्ट को आप कंसीडर करो तो आपको पता चलेगा कि इन सारी फिल्मों के सब्जेक्ट और इनके जोनर में कितना ज्यादा अंतर है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी इन सारी फिल्मों ने अच्छा कलेक्शन निकाला था। तो इसलिए जब दंगल के बाद आमिर खान की नेक्स्ट फिल्म 2018 में आने वाली थी ठाक ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें वो फॉर द फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन के साथ कोलैब कर रहे थे, तो उस फिल्म के अराउंड जो हाइप थी ना वो बहुत ज्यादा थी। सबसे पहली बात तो यही थी कि फैमिली ऑडियंस आमिर खान की फिल्म देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी बात ये थी कि आमिर खान कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद अमिताभ बच्चन, ये भी बहुत बड़ी न्यूज थी। और यशराज प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनाई गई ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म्स एवर मेड की लिस्ट में भी आई थी। तो जब इतने सारे फैक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस की जो हाइप है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा हाई होगी और उसे फुलफिल करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट बात थी आमिर खान की, तो इसी पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ फर्स्ट डे ऑडियंस गई इस फिल्म को देखने के लिए और फर्स्ट डे की जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी निकल कर आई और उसे जब कलेक्शन में कन्वर्ट किया गया तो हमें मिला इंडिया का सबसे ज्यादा फर्स्ट डे कलेक्शन एवर देखने को, 50 करोड़। बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे द फिल्म क्रैश्ड। और फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया नेगेटिव कंट्रोवर्सी, तुर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिलना, ये सब चीज़ों के होने के बाद जब उसकी अगली फिल्म कोविड के बाद आई लाल सिंह चड्ढा, तो वो किस तरीके से फ्लॉप हुई। अगर देखा जाए ना तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भले हमें प्रॉमिस किया गया था कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, बट इट वॉज नथिंग बट अ चीप कॉपी ऑफ पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, जहां आमिर खान ने बहुत ज्यादा कोशिश की जैक स्पैरो के कैरेक्टर को रेप्लिकेट करने की, बट वो हुआ नहीं, इट ऑल्सो बैकफायर्ड। और लाल सिंह चड्ढा, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हाँ ये फिल्म लाइक तारे ज़मीं पर या 3 इडियट्स की तरह कुछ नया सिखाएगी, कुछ ऐसे मोटिवेशन देगी जो आज के वक्त पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट बिकॉज ऑफ क्रिंज एक्टिंग, पुअर राइटिंग, पुअर डायरेक्शन, ये भी एक अनफॉरगेटेबल फिल्म बन के रह गई। और अगर आज के टाइम पे अगर इस फिल्म से रिलेटेड अगर कुछ याद किया जाता है तो वो सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं, एक इसके अराउंड क्रिएट की गई कंट्रोवर्सी और दूसरा इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम विच वॉज एक्चुअली टॉप नॉच। पर वेल कोई नहीं, ये उनके करियर का एंड तो नहीं है। तो वैसे चलिए अब हम होप करते हैं कि आगे आने वाली आमिर खान की जितनी भी फिल्में हैं और जिस तरीके की प्रोमिस उन्होंने की है अभी, वो उन सबको फुलफिल करे और उनका कमबैक भी जल्द से जल्द हो जाए। तो वेल यही था एक वीडियो इस टॉपिक के अराउंड जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए, एंड सो आई डिड। एंड आपका इस बारे में क्या सोचना अभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।